हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, वो है आपके पास अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो शुरू करने से पहले हम पिछली क्लासों की बातें थोड़ी सी याद कर लेते हैं कि द्विविमीय आकृति और त्रिविमीय आकृति क्या होती है। वो आपको समझ आया होगा कि वहां पे जब आपने पढ़ा होगा कि टू डायमेंशन, जिसको टू डायमेंशन भी बोलते हैं, और थ्री डायमेंशन यानी कि त्रिविमीय आकृति बोलेंगे। यानी कि बोलने का मतलब है जिसकी आपके पास मोटाई होगी वो आपके पास त्रिविमीय आकृति होगी। जैसे आपके पास ये घनाभ है, तो घनाभ भी क्या है, आपके पास त्रिविमीय आकृति है। और जो द्विविमीय आकृति होती है वो आपके पास जिसकी मोटाई नहीं होगी, मान लो कि आपके पास आयत है, जिसको नापने के लिए हम दो विमाओं का उपयोग करते हैं। कार्तीय पद्धति में आपने देखा होगा, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो ये क्या हुआ, आपके पास द्विविमीय आकृति हुई। और जिनको नापने के लिए आप तीन विमाओं का उपयोग करेंगे, यानी कि यहाँ देख लो, यहाँ पे ये एक्स अक्ष है, ये मान लो वाई अक्ष है, और ये आपके पास जेड अक्ष है। तो इसको क्या बोलेंगे आप, त्रिविमीय आकृति बोलेंगे। यानी कि सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो जिसकी मोटाई होगी वो आपके पास थ्री डायमेंशन आकृति होगी, और जिसकी मोटाई नहीं होगी वो आपके पास द्विविमीय आकृति होगी। तो यहाँ पे हम कुछ त्रिविमीय आकृतियों की बात करेंगे और उनके जो फॉर्मूलाज है उनको इंटरप्रेट करेंगे, और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के कंसेप्ट को भी समझेंगे। तो सबसे पहले आपने इस पे ध्यान देना, ये क्या है आपके पास, तो ये आपके पास शंकु है, ये आपके पास शंकु है। और जो ये वाला है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास घनाभ है, ये घनाभ है। जैसे कि आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स है, आपका ईंट है आपके पास, वो भी घनाभ होगा। और ये क्या है आपके पास, घन है। यानी कि आपके पास जो घनाभ होता है वो आयत से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो ये आयत, दो आयतों को मिलाकर फिर इनके कोनों को मिला दिया और एक बॉक्स बनाया गया, ये घनाभ है आपके पास। और ये जो आकृति है वो आपके पास बेलन है, ये बेलन है। और ये आपके पास गोला है, गोला में आपके पास वॉलीबॉल हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, गेंद है आपकी, वो भी आपके पास गोले का उदाहरण है। और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास अर्ध गोला है। तो जहां तक हम बात करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल आपको मैंने समझाया था, पर पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया वो कैसे निकलता है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये वाला ये वाला बेलन है, और इसके आपको सतह को पॉलिश करना है। तो आपको इसका क्या पता होना चाहिए, इसका आपको पता होना चाहिए सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आयतन की बात हम जहां तक करेंगे तो आयतन क्या होता है कि इस बेलन के अंदर, यानी कि ये गिलास टाइप का, इसके अंदर कितना द्रव आ सकता है। द्रव मतलब कोई भी, आप चाहे पानी भरो इसमें, चाहे दूध डालो या तेल डालो, वो कितना इसके अंदर आ सकता है, वो क्या कहलाएगा, इसका आयतन कहलाएगा। परंतु अगर आपके पास इस तरह का टैंक है, सपोज करो पानी का टैंक है, और इसके बाहरी सतह पे आपको क्या करना है, इसके बाहरी सतह पे आपको व्हाइट वॉश करना है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसके अंदर जो भी क्वांटिटी होगी उसको क्या बोलेंगे आप, जैसे जो भी द्रव आएगा उसको बोलेंगे आप आयतन, यानी कि उसको बोला जाएगा वॉल्यूम। और जो इसके ऊपर व्हाइट वॉश करोगे उसको क्या बोलेंगे आप, सरफेस एरिया। अब फॉर एग्जांपल ये एक इसमें एक नई बात आती है, वो है आपके पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर एग्जांपल आपके पास एक ड्रम है, आपने इसके ऊपर यही ले लो आप, ये वाला एक ड्रम है, इसका ऊपरी एरिया आपने काट लिया है, जैसे यहाँ पे कट करके अलग से दिखाया, और नीचे वाला भी कट करके दिखाया गया है। तो आपके पास ये एक होलो वो बनेगा, एक बेलन बनेगा, परंतु ये ऊपर और नीचे से आपके पास खुला हुआ होगा। तो आपको जब इस तरह की वस्तु का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसको क्या बोलेंगे आप, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। परंतु जब आप ऊपर और नीचे इसके दोनों ढक्कनों की बात भी करेंगे, मान लो ये ऊपर भी ढक्कन है नीचे भी ढक्कन है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय
क्षेत्रफल। तो थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, तो अगले पेज पे जाते हैं हम। तो यहाँ पे मैं आपको टर्म समझाता हूँ कि एल क्या है आपके पास। ये आपके पास तिर्यक ऊंचाई है, हम शंकु की बात करेंगे। तिर्यक ऊंचाई, ये आपके पास तिर्यक ऊंचाई है। और जो एच है ये क्या है आपके पास, एच है ऊंचाई, ये ऊंचाई। और ये क्या है आपके पास, शंकु है, ये शंकु है आपके पास, ये वाला। और जो आर है ये आपके पास रेडियस है, यानी कि ये त्रिज्या है। तो ये आपके पास एक शंकु है, इसकी आपको तीनों चीजें पता चल गई। एल स्टैंड फॉर तिर्यक ऊंचाई, एच स्टैंड फॉर ऊंचाई, और आर किसके लिए उपयोग किया जाता है, त्रिज्या के लिए। तो अब जब हम अभी फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे आपके पास, तो आपको ये सारी टर्म्स जब पता होगी तो आपको इजी रहेगा समझने के लिए। और ये आपके पास है घनाभ। अब घनाभ में देखो, घनाभ में मैंने आपको यहाँ लिखा है एच, ये ऊंचाई आपके पास, और जो ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई, और ये एल स्टैंड फॉर लेंथ यानी कि लंबाई। तो ये आपके पास लंबाई है, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई है। इसी तरह आपके पास ये घन है, और आपको पता है कि जो घन है, घन का जो प्रत्येक साइड्स होती है वो बराबर होती है, यानी कि उसकी प्रत्येक जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। तो इसकी प्रत्येक लंबाई को मैंने किससे डिनोट करा है, ए से डिनोट करा है, ये ए से डिनोट कर दिया मैंने यहाँ पे। इसी तरह आपके पास ये बेलन है, तो बेलन है, बेलन में ये एच आपके पास ऊंचाई है, और आर स्टैंड फॉर त्रिज्या यानी कि रेडियस, ये आपके पास त्रिज्या है। और इसी तरह ये आपके पास गोला है, एक गोला। इन सारे जो त्रिविमीय आकृति है इनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, और इसके फॉर्मूलाज को याद करेंगे, और फिर उसके अनुसार हम क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे। तो आपको पता है कि जो गोला होता है वो वृत्ताकार टाइप का होता है। तो यहाँ पे जिधर मर्जी को आप ड्रॉ करो, इसके पेरीमीटर पे यानी कि इसके परिधि पर जो केंद्र से दूरी होगी वो हमेशा बराबर रहेगी, तो उसको क्या बोला जाता है, रेडियस बोला जाता है। ये आर है। वैसे ही आपके पास ये क्या है, ये आपके पास अर्ध गोला है। तो अर्ध गोले में आपको दिख रहा होगा कि ये आधा हो गया है, पहले गोले को आधा काट दिया बीच से, और ये इसका रेडियस रहेगा। तो अब मैंने आपसे बात करी थी कि आयतन क्या होता है, कि इस बॉक्स, इस बेलन के अंदर कितने द्रव समा सकता है, वो इस बेलन का क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। चलो मूव करते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट सीखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे घन की। तो ये आपके पास घन है, घन की बात करेंगे हम। तो यहाँ पे घन की जो भुजा है वो मैंने किससे दर्शाई है आपके पास, ये मैंने आपके पास दर्शाई है किससे, ए से। तो चलो घन, यहाँ पे हम इसके फॉर्मूला को ड्रॉ करेंगे। घन की प्रत्येक भुजा, घन की प्रत्येक भुजा, तो कितनी है घन की प्रत्येक भुजा, वो आपने मान ली कि ए सेंटीमीटर या ए इकाई, जो भी मानी है आपने। ए इकाई, इकाई मतलब आपके पास जो यूनिट है उसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, कि इसके जो यूनिट होंगे वो क्या होंगे, वो डिपेंड करेगा सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, वट जो कुछ भी हो सकता है आपके पास। तो यहाँ पे घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन यानी कि इसका वॉल्यूम क्या रहेगा आपके पास, इसका वॉल्यूम रहेगा आपके पास क्या, वो देखना है आपने। घन का आयतन क्या होगा, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, यानी कि भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। तो भुजा गुणा भुजा तो क्या हुई आपके पास, एक भुजा है ए, दूसरी भुजा भी ए, और तीसरी भुजा भी ए। तो आपने घातांक के नियम में सीखा था कि ए गुणा ए कितना आता है, ए क्यूब, यानी कि इसको क्या बोलेंगे आप, भुजा का क्यूब। इसको क्या पढ़ेंगे, भुजा का क्यूब। और घन इकाई, इसके जो यूनिट रहेंगे वो घन इकाई रहेंगे, यानी कि आपके पास जो इसके यूनिट आएंगे वॉल्यूम के यानी कि आयतन के, जैसे अगर सेंटीमीटर है या मीटर है या किलोमीटर है फॉर एग्जांपल, तो इसकी घात कितनी आएगी, 3 आएगी। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, इसको पढ़ेंगे हम घन सेंटीमीटर, इसको पढ़ेंगे घन मीटर, और इसको पढ़ेंगे घन किलोमीटर। तो मुझे उम्मीद है आपको इतना समझ आया होगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब क्या निकालेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल,
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या रहेगा इसका, इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा वो रहेगा 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला रहेगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, और इसका जो घन आयतन रहेगा वो रहेगा भुजा क्यूब, यानी कि आपके पास भुजा की घात कितनी रहेगी, 3 रहेगी, और इसको बोलेंगे हम वर्ग इकाई। जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो यूनिट का आपके पास स्क्वायर रहेगा, और जब ये ध्यान रखना है आपने ये वाला, और जब आयतन रहेगा तो आपके पास घन इकाई रहेगा, इकाई मतलब यूनिट। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पे। तो ये आपने अच्छे से याद कर लेना है। तो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है आपके पास ये वाला, ये क्या है आपके पास, घनाभ। ये आपके पास क्या है, घनाभ। घनाभ क्या होता है आपके पास, ये भी एक त्रिविमीय आकृति है, क्योंकि इसकी मोटाई है बी से डिनोट करा है, तो इसकी लंबाई को हमने एल से डिनोट करा, ये एल है और ये बी है यानी कि चौड़ाई, और ये आपके पास एच है जिसको हमने ऊंचाई बोला, इसको क्या बोला हमने, ऊंचाई, और ये आपके पास चौड़ाई है, और ये वाला आपके पास क्या है, लंबाई है। तो यहाँ पे घनाभ का जो आयतन रहेगा वो क्या रहेगा, घनाभ का आयतन। तो यहाँ पे घनाभ का आयतन रहेगा आपके पास लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे लंबाई कितनी एल है और चौड़ाई बी है और ऊंचाई आपके पास एच है, और यहाँ पे जो यूनिट रहेंगे वो क्या रहेंगे, घन इकाई रहेंगे, यानी कि यूनिट का क्यूब रहेगा। तो चलो ये आ गया आपके पास क्या, घनाभ का आयतन। तो इसी तरह हम बात करेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बात करेंगे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, 2LB प्लस BH प्लस HL। तो इसको मैं अगर थोड़ा सा एलेबोरेट करके लिखूं तो ये आपके पास 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये फॉर्मूला रहेगा आपके पास। और यहाँ पे वर्ग इकाई रहेगा, वर्ग इकाई यानी कि यूनिट का क्या रहेगा, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा। तो आपने इस चीज पे भी फोकस करना है। तो ये फॉर्मूला है आपके पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL, और आयतन का रहेगा L गुणा B गुणा H। और यहाँ पे एक चीज और है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये रहेगा आपके पास 2 गुणा L जमा B और मल्टीप्लाई में H रहेगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो यूनिट क्या रहेंगे आपके पास, ये रहेंगे आपके पास वर्ग इकाई। तो साथ में अपनी नोटबुक रखिए और ये फॉर्मूलाज को आपने अच्छे से नोट करना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे ये पता चलेगा कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है कि नहीं। तो चलो ये बात हुई घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या है आपके पास 2 गुणा L जमा B मल्टीप्लाई बाय H, और यूनिट क्या रहेंगे, वर्ग इकाई रहेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, और एचपी बोर्ड में ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं आपसे, तो मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं इसमें। तो अगर आपने बार बार अभ्यास किया होगा, रफ कॉपी पे लिख के देखा होगा, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपके पास गोला, और ये आपके पास गोला है और ये वाला आपके पास अर्धगोला है, अर्धगोला, गोला और अर्धगोला। तो इसकी बात करेंगे हम यहाँ पे। तो गोला और अर्धगोले की जब बात करेंगे तो गोला क्या होता है आपके पास, एक ये भी त्रिविमीय आकृति है। तो हम पहले बात करेंगे गोले का आयतन।
गोले का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या है आपके पास? ये है 4/3 पाई आर क्यूब। और यूनिट क्या रहेंगे? घन इकाई। क्या रहेंगे? यूनिट घन इकाई। तो यूनिट रहेंगे घन इकाई। और यहाँ पे पाई का जो वैल्यू होता है वो 22/7, या आपको क्वेश्चन में लिखा होगा 3.14, कुछ भी आप ले सकते हो। तो डिपेंड करेगा, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो आप 22/7 लिखोगे, और अगर आपको कंडीशन दी है तो 3.14 दिया होगा। तो ये आया आपके पास गोले का आयतन। तो यहाँ पे अब बात करेंगे हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रहेगा? 4πr²। तो ये रहेगा 4πr², और इसकी यूनिट क्या रहेंगे आपके पास? वर्ग इकाई। क्या यूनिट रहेंगे आपके पास? वर्ग इकाई। तो इसी तरह हम बात करेंगे अर्धगोले की। तो अर्धगोले का तो आधा हो जाएगा। तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन क्या करना है? आपने आधा कर देना है। आधे का मतलब 4/3 है, तो यहाँ पे 2/3 पाई आर क्यूब, और यूनिट रहेंगे घन इकाई। और जो इसका अर्धगोले का अर्धगोले का अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रहेगा इसमें? ये रहेगा 2πr²। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यहाँ पे आपका कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो आपने गोले का याद रखना है और अर्धगोले का आधा कर देना है। जब आप इसका करोगे तो आपको आसान रहेगा। अब हम बात करेंगे खोखला गोला। खोखला खोखला गोला क्या है? ये खोखला गोला, तो जैसे कि आपके पास दो गोले हैं, मान लो दो गोले हैं, मान लो आपके पास, एक ये है और एक ये वाला। तो इसमें आपके पास जो छोटे वाला गोला है, इसका रेडियस आपके पास आर है। ये तो अभी वृत्त की तरह दिख रहा होगा आपको, परंतु ये गोला है और ये आर है। ये बड़े वाले की त्रिज्या आपके पास कैपिटल आर है। तो इसका जो आप आयतन निकालोगे, तो खोखले गोले का आयतन सेम रहेगा फॉर्मूला, परंतु यहाँ पे इनके जो क्षेत्रफल, इनके जो रेडियस है वो माइनस हो जाएंगे। 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, और यहाँ पे रहेगा घन इकाई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई समस्या रहती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आपकी हर एक समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। तो बार बार अभ्यास जरूर करना है आपने, उससे आपके कंसेप्ट बूस्ट अप हो जाएंगे। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है आपके पास, ये है शंकु। शंकु जैसे कीप के आकार का है, तो ये शंकु है। तो ये मैंने आपको बताया था, ये तिर्यक ऊंचाई है। तो ये तिर्यक ऊंचाई है आपके पास, और ये आपके पास त्रिज्या है, और h क्या है आपके पास? ऊंचाई है। ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है? फॉर्मूला यहाँ पे होगा आपके पास। शंकु के आयतन का फॉर्मूला रहेगा 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो यहाँ पे पाई का वैल्यू क्या लेना है आपने? 22/7, और जो आर का वैल्यू है वो रेडियस है आपके पास, यानी कि त्रिज्या, और एच आपके पास ऊंचाई है। अब हम बात करेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माने तो आप इसका नीचे वाला ये जो गोल पोर्शन है इसको हटा देते हो, फॉर्मूला रहेगा पाई आर एल, और वर्ग इकाई रहेगा इसका यूनिट वर्ग इकाई। अच्छा, फिर आपने क्या निकालना है? आधार का क्षेत्रफल। शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल। तो आधार किसके आकार का है?
जो आधार है इसका वो आपके पास किसके आकार का है, वो वृत्त के टाइप का है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसका भी क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर। और यूनिट क्या रहेंगे, वर्ग इकाई। मतलब जो यूनिट रहेगा उसका वर्ग करना है आपने। अब क्या है आपके पास, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये फॉर्मूला रहेगा आपके पास पाई आर एल प्लस आर, ये रहेगा, और वर्ग इकाई। अब आपके पास एक क्वेश्चन डेवलप हो रहा होगा माइंड में कि अगर बाय द वे एच दिया और आर दिया हो तो एल कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ देख पा रहे हो ये आपके पास एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो आप यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके आप तीसरी भुजा निकाल सकते हो। तो एल स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला है आपके पास आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल कैसे आएगा, एल बराबर है, ये वर्गमूल बन जाएगा और ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल निकालने का फॉर्मूला ये रहेगा आपके पास। तो मुझे उम्मीद है कि इतना समझ आया होगा आपको। ये कैसे निकालते हैं, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगेगा क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है आपके पास, वो है आपके पास बेलन। अगला है आपके पास बेलन। तो इसको पढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट भी करें। तो चलो अब हम बात करेंगे बेलन की। तो बेलन क्या है आपके पास, एक त्रिविमीय आकृति है जिसमें एक रेडियस दिया होगा आपको, त्रिज्या दी होगी और एक ऊंचाई दी होगी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बेलन का आयतन की। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है आपके पास, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। और मैंने आपको बताया कि जो पाई का वैल्यू है वो आपने कितना लेना है, 22/7। और ये इसके जो यूनिट रहेंगे वो घन इकाई रहेगा, जो बेलन का आयतन रहेगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये रहेगा आपके पास क्या, 2 पाई आर एच। क्या रहेगा ये, 2 पाई आर एच, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या रहेगा आपके पास, 2 पाई आर और आर प्लस एच, ये रहेगा आपके पास। और ये रहेगा वर्ग इकाई, यूनिट इसके, और ये भी रहेंगे वर्ग इकाई। तो इस पे आपने ज्यादा फोकस करना है और फॉर्मूलाज को आपने बहुत अच्छे से याद करना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ आया होगा आपको। थोड़ा सा हम बात करेंगे और थोड़ा सा अपने कंसेप्ट को और ध्यान देंगे। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ आपके पास। मान लो यही आपके पास बेलन है और इसके अंदर मैंने एक शंकु बनाया। इसके अंदर मैंने एक शंकु बनाया और सेम ऊंचाई का है। ये शंकु सेम ऊंचाई का है जितना आपके पास क्या है, बेलन है। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि जो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है आपके पास, वो होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर एच। अब आपने यहाँ इस कंसेप्ट पे ध्यान देना है कि अगर आपके पास बेलन और शंकु सेम ऊंचाई के हो तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और पाई आर स्क्वायर एच होता है आपके पास बेलन का। तो यानी कि जो शंकु का आयतन होता है वो 3 टाइम होता, मतलब तीसरा भाग होता है किसके आयतन का, बेलन के आयतन का। यानी कि बोलने का मतलब है
जो शंकु का आयतन है, शंकु का आयतन है आपके पास, वो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा किसके, बेलन का। सॉरी मैंने क्या लिखा यहाँ पे बेलन का जो आयतन होगा, बेलन का आयतन जो है वो किसके बराबर होता है, 1/3 होता है किसके, शंकु के आयतन के। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, मतलब जो ये बेलन है आपके पास और ये शंकु है, अगर ये सेम हाइट के हो तो इस बेलन में आपके पास क्या आ सकता है, 3 शंकु आ सकते हैं। मतलब जितना 3 शंकु का आयतन होगा वो एक बेलन के अंदर समा सकता है। मतलब कि जो शंकु का आयतन है, इस तरह के सेम ऊंचाई के, जितनी बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई अगर सेम है तो इस तरह के 3 शंकु का आयतन है जो बेलन में समा सकता है। तो यानी कि आपके पास जो शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन होता है वो आपके पास 1/3 होता है किसके, बेलन के, बेलन का आयतन का। बेलन के आयतन का क्या होगा, वो 1/3 भाग होगा। तो ये आपने कंसेप्ट को अच्छे से ध्यान में रखना है और अपनी नोटबुक पे नोट करना है। फिर भी अगर कोई समस्या आपको आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपकी समस्या सॉल्व करूंगा। और ये सारे फार्मूलाज आपने एक जगह रफ कॉपी पे लिख लेने, अपनी नोटबुक पे नोट करने और बार बार इसको अभ्यास करना है, रिवाइज करना है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें अगर फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होगा तो वो क्वेश्चन आपके लिए इजी रहेंगे, और अगर आपने फॉर्मूला याद नहीं किया है तो उसको इम्प्लीमेंट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से इन कंसेप्ट को रिवाइज करोगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।